एक मिनट। तो बेटा हम लोग खाना खाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? आप जानते हैं हम खाना खाते हैं ताकि हमारे बॉडी में हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलेगी तभी हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स काम करते हैं। उसी से हमारे बॉडी की ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाना खाने की प्रोसेस से लेकर उस खाना खाने से एनर्जी बनना, इस सारे प्रोसेस को हम ह्यूमन न्यूट्रिशन कहते हैं। बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हो। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, ऐसे तत्व जिनसे हमारे बॉडी का पोषण होता है, बोलते हैं ना लालन पोषण करना। ऐसे ही ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो भी हम क्या खाते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट खाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना, इनको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? ह्यूमन न्यूट्रिशन कहलाता है, मानव पोषण कहलाता है। बीपीएससी में बिल्कुल काम आएगा बेटा, साइंस वाले टीचर की जो वैकेंसी है उसमें बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम जो भी पोषक तत्व खाते हैं उनसे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट में भी न्यूट्रिशन होता है, हम लोगों में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, ऐसे ही बेटा बैक्टीरिया में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव का पोषण, कि हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट खाते हैं, इनसे कैसे कैसे एनर्जी मिलती है, एक दिन में कितना खाना चाहिए, उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, कब मिलेगी एनर्जी, अगर वो नहीं खाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 6 से 7 क्लास लग जाएंगे इसको पढ़ने में, लेकिन बेटा जब पढ़ लोगे तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में कर दोगे। बात आती है कि हम न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है बेटा जो भी आप खाने में खाते हो, चाहे आप वेज खा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप सब्जी खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, है ना, आप कुछ भी फल फ्रूट खा रहे हो, आप मिठाई खा रहे हो, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब बायोलॉजी में न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट। हमारे बॉडी में जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले आते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जो एक दिन में हम ग्राम में खाते हैं, ग्राम में जैसे 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये हम ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, इनकी संख्या हम ज्यादा खाते हैं। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं बेटा, इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो हम कम मात्रा में खाते हैं, इनको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। जो हम ट्रेस अमाउंट में खाते हैं, ट्रेस का मतलब होता है कम, ट्रेस का मतलब होता है कम, जो मिलीग्राम में खाते हो आप, ग्राम में नहीं, जो मिलीग्राम में खाते हो, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। बायो की पीएनजी नहीं मिलेगी बेटा, क्लास नोट्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं, जो पढ़ाती हूं मैं वही आपके नोट्स में है, सारा कुछ लिखा हुआ। ये पीएनजी मेरी सेव करने की आदत नहीं है, इसलिए बेटा मैं थोड़ा सा ये नहीं पढ़ा पाती, ये नहीं दे पाऊंगी मैं, ठीक है। ओके चलिए सुनिए, मैम प्रेगनेंसी के बाद भैया कल पढ़ाया था मनीष यादव, प्रेगनेंसी के समय जो एग था वही एग तो आगे जाके जाइगोट बन जाता है, तो उसमें वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है 9 मंथ्स के लिए। पढ़ा चुके हो कल की क्लास, अब बार बार क्यों कमेंट कर रहे हैं, है ना। चलिए सुनिए, मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, अब ज्यादा का मतलब किलो में नहीं है, ज्यादा का मतलब है जो हम ग्राम में खाते हैं, जैसे 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम पर डे खाते हैं हम। और दूसरा न्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व जो हम ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस का मतलब होता है बेटा कम, उनको बोलते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व। जो ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा वाले हो गए, और जो कम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। ये हम मिलीग्राम में खाते हैं, तो ये वाले ग्राम में खाओगे, ये वाले मिलीग्राम में खाओगे, ये ज्यादा खाते हो, ये कम खाते हो, इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से खाते हैं हम। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम यहाँ पर 3 खाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 1 पे आती है कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम शर्करा कहते हैं, और इसी को हम कॉमनली हम क्या नाम देते हैं? सुगर्स का, है ना। जैसे आप कहते हो ना कि क्या नहीं खाओ, आप मिठाई मत खाओ, आप फल फ्रूट ज्यादा मत खाओ, चॉकलेट ज्यादा मत खाओ, शहद ज्यादा मत खाओ, गुड़ ज्यादा मत खाओ, चीनी ज्यादा मत खाओ, क्यों? क्योंकि भैया इन्हीं के अंदर क्या होते हैं बेटा? सुगर्स होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम आम भाषा में सुगर या शर्करा के नाम से जानते हैं, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हम इसको एक दिन में ग्राम में खाते हैं। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। नंबर 2 पे आते हैं प्रोटीन्स। जैसे आपने सुना होगा मशरूम में बहुत प्रोटीन होता है, आपने सुना होगा बेटा दालों में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है ना, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, मूंगफली में प्रोटीन होता है, तो इन सबसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो तीसरा आता है, वो कौन सा आता है बेटा? वो आता है फैट। फैट कॉमन शब्द है, थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड्स बोल देते हैं। फैट या लिपिड्स को हम हिंदी में वसा कहते हैं। ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा। मैक्रो का मतलब होता है जो ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा खाते हैं हम, जबकि बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? जैसे बेटा आपके मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज तत्व है। आपने सुना होगा दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। केला खाना चाहिए क्योंकि केले में पोटेशियम होता है। तो ये क्या हो गया? मिनरल्स। जैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, जैसे हमारे बॉडी में पोटेशियम होता है, जैसे हमारे बॉडी में मैग्नीशियम होता है, जैसे आप आगे पढ़ोगे क्लोरीन आयंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मिनरल्स होते हैं, ये सब मिनरल्स होते हैं बेटा, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरा यहां पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आती हैं वो आती हैं विटामिन्स। वो आती हैं विटामिन्स, हिंदी में हम विटामिन कहते हैं, हिंदी में हम विटामिन कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन होगी न्यूट्रिएंट्स की, ये सब क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम के सोर्सेज, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। अब बच्चों नोट्स में लिखी हुई वो चीज भी सुन लो कि नोट्स में कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक चीज होती है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने अगर केमिस्ट्री में भी देखो, ये जो चैप्टर है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉमन चैप्टर होता है बेटा।
बायोलॉजी में इस चैप्टर को नाम देते हैं हम ह्यूमन न्यूट्रिशन, जबकि केमिस्ट्री में ये चैप्टर का नाम होता है बायोमोलिक्यूल्स, जैविक अणु, बायोमोलिक्यूल्स। दोनों ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक कॉमन चैप्टर होता है। तो बेटा जब बायोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ते हैं हम तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये और माइक्रो ये। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक को हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक को बोलते हैं अकार्बनिक। बेटा ये हो गया कार्बनिक और ये हो गया अकार्बनिक। नाम से क्लियर है, ऐसा कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है तो उसको बोलोगे आप कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। उसे आप क्या बोलोगे? कार्बनिक यौगिक बोलोगे। लिखिए जरा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होता है उसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको इनऑर्गेनिक अकार्बनिक बोलते हैं। शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना? जरा बात करिए, बात को ध्यान से सुनिएगा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स भी आती है, प्रोटीन भी आती है, लिपिड्स भी आती है और विटामिन भी आती है बेटा। जी हाँ, कुछ ऐसी विटामिन होती हैं जिनमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। इसीलिए नोट्स में विटामिन को यहां पर भी दे रखा है। वो आप जब तक पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, सीधा नोट से पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगी वो चीज। तो वो इसलिए लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के आधार पे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन को यहां लिखते हैं बेटा। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट के आधार पे लिखोगे तो वो विटामिन यहां आएंगे, क्योंकि विटामिन हम मिलीग्राम में खाते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या आ गया? जैसे आपका कैल्शियम आ गया। अब कैल्शियम है तो कैल्शियम है ना, कार्बन थोड़ी ना है। जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे आप आगे पढ़ोगे हम आयरन खाते हैं, है ना, सुना होगा ना आप, पालक खाओ, पालक में आयरन होता है, हरी सब्जियों में आयरन भर भर के होता है। तो इनमें कहीं पर भी आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये कैसे कंपाउंड्स हैं? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी कि मिनरल्स जो होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं? वो होते हैं बेटा आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बांट के पढ़ लेते हैं, और बायोलॉजी में हम इन्हीं को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में बांट के हम पढ़ लेते हैं। तो नोट्स में ये दोनों चीज लिखी हुई होंगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है, राइट। चलिए अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। बच्चों, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये तीनों ही एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, देखो फैट हम कॉमनली बोल लेते हैं, थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड्स नाम यूज में लेते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों से ही हमें एनर्जी मिलती है। दीज आर एनर्जी कंपाउंड्स। ये तीनों हमें ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज खाओगे, जैसे आलू, जैसे मक्का, जैसे अंगूर, जैसे आप खा लो कोई भी फल फूल, कोई सब्जियां खा रहे हो आप, है ना, उनमें कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आटे में, आटा, गेहूं में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन सबसे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि बेटा कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी का लेवल अलग होता है, प्रोटीन में अलग होता है, लिपिड्स का अलग होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जबकि बेटा आप विटामिन कितनी ही खा लो, इससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। आप मिनरल्स कितने भी खा लो, इनसे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों मैम? जरा ध्यान से सुनिए। एनर्जी सिर्फ उसी कंपाउंड से मिलती है जिसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका चयापचय होता है, जिसका डाइजेशन, जिसका एब्जॉर्प्शन होता है, वही हमारी बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, फैट, ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म होता है, इनका चयापचय होता है, इसलिए ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। इन तीनों से हमारे बॉडी में ऊर्जा मिलती है। जबकि बेटा याद रखिएगा, मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, विटामिन का भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसलिए विटामिन, मिनरल्स और पानी, साथ में लिख लो वाटर, इन तीनों से ही हमें एनर्जी नहीं मिलती है। फिर हम मैम पानी क्यों पीते हैं? पानी से अगर एनर्जी नहीं मिलती है तो आप 1 गिलास पानी पियो या 10 गिलास पानी पियो, उसमें एनर्जी नहीं होती है। इसलिए एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि 1 ग्राम पानी में, या सॉरी 1 ग्लास पानी में कितनी किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। आपको वहां कर क्या ना, 0। पानी से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। अब प्रॉब्लम तो फिर पानी क्यों पीते? भैया पानी एनर्जी नहीं दे रहा, पानी के और भी तो बहुत सारे काम है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी सार्वत्रिक विलायक होता है, सब कुछ घोल देता है हमारे बॉडी में। पानी हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज की ग्रोथ करवाता है। पानी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। पानी हमारे किडनी वगैरह को हेल्दी रखने का काम करता है। पानी खून बनाने में काम आता है, लेकिन पानी एनर्जी नहीं देता है। तो पानी बिना पिए काम नहीं चलेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि पानी से एनर्जी मिल जाए तो भैया खाना कौन खाएगा? अगर पानी से एनर्जी मिल रही होती तो आप रोटी, आप सब्जी कभी नहीं खा रहे होते, है ना। तो पानी से एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन पानी के अपने अलग काम है बेटा। ऐसे ही विटामिन से एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन विटामिन के अपने अलग काम होते हैं। विटामिन क्या करते हैं? तो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर संतुलन बना के रखते हैं। अगर विटामिन की कमी होगी तो बेटा ये जैविक क्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं। ये जो वाइटल रिएक्शंस होती है इंबैलेंस हो जाती है, उनकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। जी हाँ, हम बीमारियों से बचने के लिए विटामिन खाते हैं। आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है ना। तो बच्चों, विटामिन के, मिनरल्स के, पानी के अपने अलग काम है, वो सब जरूरी है, लेकिन एनर्जी देने में इनका कोई भी योगदान नहीं है। एनर्जी देने का काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये तीनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने का डाल देता है कि आप 1 मिलीग्राम विटामिन खा रहे हो तो उससे कितनी एनर्जी मिल रही है? 0। 10 गिलास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है? 0। कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। इन सबसे किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, इनके अपने अलग काम है, इनके अपने अलग काम है बेटा। सब पढ़ाएंगे हमें, आगे कार्बोहाइड्रेट एक दिन में कितनी चाहिए होती है, सब कुछ पढ़ाएंगे, राइट। चलिए, तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हम 1 नंबर पे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, 2 नंबर पे पढ़ेंगे हम प्रोटीन्स, 3 नंबर पे पढ़ेंगे हम फैट या लिपिड्स, 4 नंबर पे पढ़ेंगे हम विटामिन्स और फिर 5 नंबर पे मिनरल्स। मिनरल्स की तो मैं एक क्लास अपलोड करवा दूंगी।
सब जरूरी नहीं है पढ़ना, आप देख लेना कौन कौन से पढ़ने हैं वो, ठीक है, बता भी दूंगी, राइट। पीडीएफ से ही पढ़ लोगे मिनरल्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। हाँ, मिनरल्स आप पीडीएफ से पढ़ लोगे, मैंने पीडीएफ अपलोड करवा रखी है एक। आइए नंबर 1 पे लिखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, कितने टाइप की होती हैं मैम, क्या काम करती हैं ये, है ना, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं ये, एक दिन में कितनी चाहिए, नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या है, सुनो, कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, पानी। हाइड्रेट शब्द का मतलब हमेशा वाटर होता है, पानी होता है। तो बेटा कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन तीनों से, इन तीनों एलिमेंट्स, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, ये तत्व हैं बेटा, इन तीनों एलिमेंट्स से मिलकर जो भी कंपाउंड बनेगा ना, उसी कंपाउंड को आप कार्बोहाइड्रेट कहते हो। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, तत्वों के जुड़ने से यौगिक बनते हैं। तो भैया जब 3 तत्व जुड़े, कौन कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब ये तीनों जुड़े तो यहां से क्या बन गया, यहां से एक कंपाउंड बना, एक यौगिक बना, और उसी कंपाउंड को आप क्या कहते हो, उसी को आप कार्बोहाइड्रेट कहते हो। उसी को हम आम भाषा में शुगर कहते हैं, कॉमनली हम इनको शुगर्स कहते हैं बेटा, यही होती है वो शुगर, यही होती है वो शर्कराएं, इन्हीं को हम शुगर कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट किस रेशो में होते हैं, 1:2:1, 1:2:1 में जब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं तो उसी एलिमेंट को आप कार्बोहाइड्रेट कहते हो। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अनुपात क्या है, 1:2:1, तो 1:2:1, तो ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज क्या होगा, पक्का मैम ये कार्बोहाइड्रेट होगा। ये क्या होगा, एक कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लिखो, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट कैसे कंपाउंड्स होते हैं मैम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या हो, कार्बन हो। तो आप बताओ इनके अंदर कार्बन है क्या, जी हाँ मैम। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कह सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, जी हाँ मैम, बिल्कुल कह सकते हैं। नेक्स्ट, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनसे एनर्जी मिलती है, तो आप लिख सकते हो दीज आर एनर्जी मॉलिक्यूल्स। जी हाँ बेटा, ये एनर्जी देते हैं। ये क्या होते हैं, ये एनर्जी कंपाउंड्स या एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऊर्जा वाले अणु होते हैं, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। अब कितनी ऊर्जा मिलती है, तो अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, बड़ा ध्यान से सुनना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4.1 to 4.5 किलो कैलोरीज एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको इतनी कैलोरीज मिलती है, इतनी आपको एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लो आप, ठीक है, उससे कितनी एनर्जी, 4.1 to 4.5 आपको कैलोरीज मिलेंगी, इतनी एनर्जी मिलेगी बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट से। अब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खा लो, लेकिन उससे एनर्जी तो आपको मिलेगी मिलेगी। कुछ बेस्ट सोर्स होते हैं, यानी कि उनसे कम मात्रा में ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, कुछ खराब होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम अभी कर लेते हैं। चलिए सुनिए जरा मेरी बात को ध्यान से, इनसे एनर्जी मिलेगी, जी हाँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 to 4.5 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। बात करते हैं मैम एक दिन में कितनी खानी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, तो C फॉर कार्बोहाइड्रेट लिख रही हूं मैं, ठीक है। एक दिन में 300 से लेकर 350 आपको ग्राम पर डे, इतनी आपको कार्बोहाइड्रेट्स खानी पड़ती हैं। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए है, लेकिन जो इंसान मजदूरी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक थोड़ी ज्यादा काम करते हैं, तो बेटा ये वैल्यू 350 से 450 ग्राम पर डे भी हो सकती है उनके लिए। उनके लिए कितनी हो सकती है, 350 से 450 ग्राम पर डे। हाँ, मिनिमम आपको 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे लेनी ही पड़ेगी बेटा, लेनी ही पड़ेगी। इससे कम लोगे तब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ओके। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिली आपको, आपको कितनी कैलोरीज मिली आप बताओगे, पूरा लिख लो, कैलोरीज लिख लो, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.1 to 4.5। हाँ, कभी कभी देखो ये रेंज में क्यों है, कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो बेस्ट सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ज्यादा क्वांटिटी खाने पर भी कम कैलोरीज मिल रही हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट लेवल के सोर्सेज कह देते हैं, राइट। तो याद रखिएगा ये एक दिन में क्वांटिटी होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। आपने एक शब्द सुना है बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है बेटा अपने बॉडी के वेट के हिसाब से, आपके शरीर के वजन के हिसाब से जितना आपको खाना खाना चाहिए आप उतना ही खा रहे हो, तो उस आहार को संतुलित आहार कहते हो, उसी को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं बेटा, ठीक है। ये कितनी होती है, कैसे कैसे, ये हम आगे आपको बताएंगे, बीएमआई निकालना बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो अगर आप अपनी बैलेंस डाइट में ये वैल्यू खा रहे हो, इसका मतलब आप सफिशिएंट अमाउंट में, इसका मतलब आपको जितनी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उतनी ही आपने क्या खा ली है, कार्बोहाइड्रेट खा ली है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सुनो मैम, कार्बोहाइड्रेट के लिए खाते क्या हैं हम, इसके सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या खाएं कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। जो भी चीज खाने में मीठी लगती है, ये हम ऐसे पहचानते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जो चीज खाने में मीठी लगती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ इसके सोर्सेज हैं, जरा ये फोटो देखने की कोशिश करना, आपको पता लगेगा कि इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये वाला फोटो दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट रुको, ये देखो, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, अनाज, कोई भी अनाज खा रहे हो आप,
उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। साथ में बेटा आप अनाज से बनी हुई रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, आप कोई भी फल खा रहे हो, कोई भी फ्रूट खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होती ही होती है। आप चीनी खा रहे हो, आप शहद खा रहे हो, आप गुड़ खा रहे हो, आप आलू खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कोई सब्जी खा रहे हो, उन सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती ही होती है, ठीक है। कुछ अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, कुछ खराब, मतलब खराब का मतलब जिनकी क्वांटिटी ज्यादा खानी पड़ेगी, राइट। तो याद रखिएगा बेटा कि ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। आप लिख भी सकते हो, जैसे रोटी हो गया, जैसे अनाज हो गया, जैसे आप खाते हो ब्रेड वो हो गई। आप स्वीट्स लिख सकते हो, मिठाइयों में कार्बोहाइड्रेट्स ही तो डलती हैं, जैसे शुगर केन, गन्ना, और गन्ने से चीनी बनती है, चीनी से बनी हुई चीज, जैसे हनी का मतलब शहद। जैसे आप लिखिए बेटा, आप खाएंगे रोटी, ब्रेड लिख सकते हो, रोटी ब्रेड आप ऑप्शन में लिख लेना, ठीक है। अब रोटी में मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, ये सारी रोटियां यहाँ आ जाती है। गेहूं, बाजरा, मक्का, है ना, इन सब में क्या होता है बेटा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आलू में स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे दूध, अब आप कहोगे दूध में कार्बोहाइड्रेट होती है, जी हाँ, दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दोनों होते हैं, इनफैक्ट फैट भी होता है ना, तो दूध में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ में आप मिठाइयों से बनी हुई चीज कुछ भी खा रहे हो, जैगरी का मतलब होता है गुड़, तो गुड़ में क्या हो गया बेटा, गुड़ में भी क्या हो गया आप बताओगे, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। जैसे आप बादाम काजू खाते हो, काजू बादाम में भी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे सब्जियां हो गई, जैसे फल फ्रूट, फलों में बहुत होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब ना। जैसे आप फल खा रहे हो, जैसे आप कोई मिठाई खा रहे हो, आप चीनी से बनी हुई कोई भी चीज खा रहे हो, आप चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट में चीनी होती है, आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज खा रहे हो, आप बाजरा खा रहे हो, आप मूंग खा रहे हो, मोट खा रहे हो, है ना, स्प्राउट्स खाते हो ना आप लोग, चना खा रहे हो, आप साथ में आप गेहूं खा रहे हो, गेहूं से बनी हुई रोटियां खा रहे हो, गेहूं से बना हुआ दलिया खा रहे हो, तो इन सबसे हमें क्या मिल रही है, इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, ठीक है। इन सबसे आप कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, ये याद रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, कैलोरीज मिलती है, एनर्जी मिलती है। हाँ, इसी को शुगर, चीनी क्या होता है, चीनी भी तो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, चीनी में भी तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही होती है। अब चीनी से बनी हुई चीज, मिठाइयां, उनमें चीनी डलती है ना। चलो आप सुनो जरा मेरी बात को, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब एनर्जी कब मिलेगी, जब आपने ये सारी चीजें खा ली, आपने मिठाई खा ली, आपने चीनी से बनी हुई कोई चीज खा ली, आपने रोटी खा ली, ब्रेड खा ली, आलू की सब्जी खा ली, दूध पी लिया, आपने गुड़ खा लिया, आपने काजू बादाम, है ना, किशमिश, ये सब खा लिया। अब खाने के बाद इन सबका क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, इनको पचाना पड़ेगा ना, है ना, बोलते हैं ना, जो पचता नहीं वो खाओ ही मत, है ना, ऐसी चीज जो पचती नहीं, जो आपके बॉडी को नुकसान कर रही है, उसको खाओ ही मत। तो ये सारी जब आपके बॉडी में जाती हैं तो इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद ही इनसे एनर्जी मिलती है, इनसे ऊर्जा मिलती है। तो डाइजेशन होता कहां है कार्बोहाइड्रेट का, तो लिखिए डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, या लिख दो, पूरा लिख दो आप, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शर्कराओं का पाचन होता कहां है। तो बेटा दो ऑर्गन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं माउथ। आप मुंह में खाना खाए और खाना मुंह में खाते हो, जैसे ही खाते हो वहीं पे ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय माउथ, यानी कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से, मुख से ही हो जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा कहां होता है, दूसरा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। दो आंतें होती है, एक छोटी आंत होती है और दूसरी बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत में और हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। इसीलिए एग्जाम में आता भी है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कौन से ऑर्गन्स में होता है। राहुल सिंह यादव, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया तो आप कह दोगे रिकॉर्ड क्लास है। एक भी रिकॉर्ड क्लास नहीं है बेटा, बिल्कुल लाइव क्लास है। अब आपकी प्रॉब्लम है ना, टीचर पढ़ाए, आपके सबके कमेंट्स के रिप्लाई करे, है ना। चलिए सुनिए, तो माउथ में, मुख में, मुंह में और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब माउथ में कौन करता है, सुनो जरा, माउथ में कौन करता है, तो माउथ में सलाइवा होता है, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है जिसको हिंदी में लारिये इमाइलिन कहा जाता है, ये क्या करता है, ये माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, मुंह में शर्कराओं का पाचन करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक दूसरा एंजाइम होता है जिस एंजाइम को एमाइलेज कहा जाता है। बेटा जब भी आप एमाइलेज शब्द देखोगे ना, आप हमेशा कार्बोहाइड्रेट वाला ऑप्शन सही करके आ जाओगे, आप हमेशा कार्बोहाइड्रेट वाला ऑप्शन सही करके आ जाओगे। क्यों, क्योंकि एमाइलेज एक एंजाइम होता है और ये कार्बोहाइड्रेट ही शर्कराओं के पाचन में सहायक होता है। तो हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम जो सलाइवा में होता है, हमारी लार में होता है, इसको कहते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और हमारी छोटी आंत में एक दूसरा एंजाइम होता है अमाइलेज एंजाइम। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाती है तो हमारे बॉडी में जाकर वो क्या देंगी, वो एनर्जी देंगी, वो ऊर्जा देंगी। और मैंने पढ़ा दिया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अप्रोक्स 4 से लेकर 4.5 के बीच में कैलोरीज रिलीज हो जाती है आपके बॉडी में, ठीक है। मैम 240 पर क्लास साफ नहीं दिख रहा है, तो क्वालिटी आप थोड़ा बढ़ा लो बेटा, नहीं दिख रहा है तो इसमें हम क्या कर पाएंगे ना, थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज कर लो, ओके। अब बात ये आती है कि मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या है, इसके लिए क्या क्या खाएं, इसका डाइजेशन कहां होता है, कैसे होता है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में सुनो, कार्बोहाइड्रेट जो होती है ना, इसकी यूनिट क्या होती है। हम बोलते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये कंपाउंड है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, उसको कहते हैं हम सैकेराइड। क्या कहते हैं, सैकेराइड। सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शर्कराओं की इकाई को सैकेराइड कहा जाता है।
सैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। और इसी सैकेराइड की यूनिट के आधार पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट, कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सैकेराइड इकाई के आधार पर हम शर्कराओं को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बस यहां से आपके मेन क्वेश्चंस एग्जाम में, यहां से आपके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शर्कराओं को हम 3 भागों में बांट देते हैं। किसके आधार पे बांटा है? यूनिट के आधार पे। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है बताओ जरा? यूनिट क्या है? सैकेराइड। तो बेटा जो पहला कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कहा जाता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हिंदी में सेम नाम है, मोनोसैकेराइड। नंबर 1 पे जो है उसको क्या कहते हैं हम? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। जो दूसरा आता है उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब जो लोग बोलेंगे कि मैम हमने तो पढ़ा है डाइसैकेराइड, रुक जाओ बेटा, सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, नंबर 2 पे आता है उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, आगे सैकेराइड लिख देना। और नंबर 3 पे आता है उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। बेटा आप देख पा रहे होंगे इन तीनों में ही क्या कॉमन है? सैकेराइड कॉमन है। क्यों है? क्योंकि सैकेराइड ही तो कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है। तो इसी यूनिट के आधार पे आपने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और जरा ध्यान से सुनो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। जहां पे कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई हो, सिंगल एकल इकाई हो, उसको आप मोनोसैकेराइड शर्करा कहोगे। ऐसी सैकेराइड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट का एक ही यूनिट है। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक, तो एक यूनिट है तो उसको आप मोनोसैकेराइड कह दोगे। जहां पे सैकेराइड की संख्या 2 से लेकर 9 के बीच में है, क्या लिखा हुआ होता है? 2 से लेकर 10 से कम। 10 से कम कितने होते हैं? 9 ही होते हैं बेटा, है ना। और जहां पर 10 या 10 से अधिक, अधिक कितनी? अनंत, इंफिनिटी। जहां पे सैकेराइड यूनिट्स की क्वांटिटी 10 से लेकर कितनी हो सकती है? 10, 20, 50, 1000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे सैकेराइड यूनिट जिसमें एक सैकेराइड है उसको मोनो, जिसमें 2 से 9 के बीच में है वो आपकी ओलिगोसैकेराइड, और जिसमें 10 से अधिक है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड यूनिट कहते हैं। तो मोनो, ओलिगो, पॉलीसैकेराइड। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं मोनो, डाई, पोली, वो भी हम बात करेंगे। डाई का मतलब होता है 2, तो बेटा 2 ही तो यहां मैम ने लिखी है ना। तो अगर 2 है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो एप्टा, हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नॉन। ठीक है। हाँ रागिनी, आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस, बिल्कुल पूछ सकते हैं। होगी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे, पहले मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर हम ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे, फिर हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए जरा। मोनोसैकेराइड यूनिट का पहला एग्जांपल होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज नंबर 1 पे आता है मोनोसैकेराइड का एग्जांपल ग्लूकोज। सेम नाम हिंदी में है ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? इसको 2 नाम दिए जाते हैं। इसे बोलते हैं ग्रेप शुगर, अंगूर वाली शर्करा। जी हाँ, अंगूर में बहुत ज्यादा क्या होता है? आप बोलोगे बेटा ग्लूकोज होता है, तो इसको अंगूर शर्करा कहते हैं। दूसरा, ग्लूकोज और कहाँ होता है? हमारे ब्लड में, हमारे खून में। आपने सुना होगा हम खून में किसकी क्वांटिटी चेक करते हैं? ग्लूकोज की। खून में शुगर कौन सी होती है? कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? ग्लूकोमीटर डिवाइस होती है, जिससे हम ब्लड का शुगर लेवल, हमारा शुगर लेवल कितना, जब खाना खाने के बाद अगर आपका शुगर लेवल 180 से ऊपर आ रहा है तो आपको शुगर हो चुका है, डायबिटीज हो चुकी है। तो हम किसकी क्वांटिटी चेक करते हैं? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज हमारे खून में होता है, इसलिए ग्लूकोज का एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं हम ब्लड शुगर। ये रक्त वाली शर्करा है बेटा। ये कहाँ होती है? खून में। तो खून वाली शर्करा पूछ ले या रक्त शर्करा पूछ ले, कौन सी होती है? तो आप कहोगे वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज और कहाँ होते हैं? जूसेस में। जूस किसके बनते हैं बताओ जरा? जूस मैम फ्रूट्स के बनते हैं। तो ये फ्रूट्स में भी होती है, ये फलों में भी होती है। ठीक है, तो फलों में, रसों में, फलों के जो रस होते हैं उनमें, हमारे खून में और अंगूर में। अंगूर से शराब बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि यही ग्लूकोज जो है ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और इथेनॉल क्या होता है? पीने वाला शराब होता है। इसीलिए अंगूर को सड़ा के वाइन वगैरह, शराब वगैरह बनाई जाती है। वाइन वगैरह, शराब वगैरह बनाई जाती है। मैम बुक कब तक आएगी? मेघांश बेटा बुक मेरी आ जाएगी, ऑलरेडी बुक आ चुकी है, बस मुझे लॉन्च करनी है। लॉन्च की मैं डेट बताती हूँ। ठीक है, राइट। तो ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड का मतलब है इसमें एक ही सैकेराइड यूनिट है। दूसरा, जो मोनोसैकेराइड यूनिट होती है उसका एग्जांपल होता है फ्रक्टोज। नंबर 2 पे जो एग्जांपल आता है वो होता है फ्रक्टोज। सेम नाम हिंदी में है फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट शुगर। बेटा फलों में देखो ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, लेकिन ज्यादा कौन सा होता है अगर आप पूछोगे तो वो फ्रक्टोज होता है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया फ्रूट शुगर। इसको क्या बोलते हैं? इसको फलों वाली शर्करा बोलते हैं बेटा। ये फलों में ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम फलों वाली शर्करा पड़ गया, इसका फ्रूट शुगर नाम पड़ गया इसका। फलों में ग्लूकोज भी होता है लेकिन फ्रक्टोज ज्यादा होता है। और जितनी भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होती है, नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर से मिलती है, जो प्रकृति से मिलती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें सबसे मीठी कौन सी होती है? तो सबसे मीठी बेटा फ्रक्टोज होती है। तो फ्रक्टोज के आगे लिखो, इट इज नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। इट इज नेचुरल, नेचुरल का मतलब है जो नेचर ने दी है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, जो हमने बनाई है। तो नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? लिख दो बेटा, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज होती है। प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा, प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा। जितने में मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगी ना आपको, उनमें सबसे मीठी कौन लगेगी? तो यही लगेगी बेटा, सबसे मीठी शर्करा यही होती है बेटा। और इसी के साथ आप लिख दो फ्रक्टोज और कहां होता है? शुगर केन में होता है।
शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, गन्ना, जी हाँ, गन्ने में भी होता है। अब आपको मैम गन्ने में तो हमने सुक्रोज पढ़ा है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा वेट करो, सब समझ में आएगा। फ्रक्टोज खाओगे तो एनर्जी मिलेगी ना, आपको याद है ना, हमने कल की क्लास में पढ़ा या परसों की क्लास में पढ़ा था। फ्रक्टोज जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स को एनर्जी देने का काम करता है। तो फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी तो फ्रक्टोज ने स्पर्म्स को एनर्जी दे दी, राइट। तीसरा जो एग्जांपल होता है वो होता है यहाँ पे गैलेक्टोज। मोनोसैकेराइड के 3 एग्जांपल होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का नाम सेम हिंदी में गैलेक्टोज ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये दूध में होता है बेटा, मिल्क में पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है, दूध में। और एक जो चेरी आती है ना बेटा, चेरी, चेरी खाते हो आप लोग, उन चेरी में भी क्या होता है? गैलेक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। अब मुझे पता है आप में से कुछ होशियार बालक आएंगे, वो बोलेंगे दूध में लैक्टोज होता है। किसने कहा एक चीज में एक कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। गन्ने में सुक्रोज भी होता है, गन्ने में फ्रक्टोज भी होता है, फ्रूट्स में फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक में ही एक ही शुगर का एक ही सोर्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये तीनों क्या होते हैं बेटा? ये तीनों के तीनों आपके एक ही कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। और कौन सी? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। आगे बात समझ में? इन तीनों का फॉर्मूला भी सेम होता है, इन तीनों का फॉर्मूला भी सेम होता है, क्या? C6H12O6। अब आप कहोगे मैम फॉर्मूला सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है? बेटा इनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। फॉर्मूला इनका सेम है लेकिन जब आप इनकी स्ट्रक्चर बना के पढ़ोगे, आपको पढ़नी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। इनकी संरचना जब पढ़ोगे तो वो आपको डिफरेंट मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। इनकी संरचना क्या होती है? अलग अलग मिलेगी बेटा। इनका फॉर्मूला सेम है जबकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो आप लोगों का एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसमें केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? उसे केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? ये आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट कैसी होगी बेटा? ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिनका बेसिक फॉर्मूला C6H12O6 और जिनके एलिमेंट्स का रेशियो निकालोगे तो 1:2:1 रेशियो में मिलेंगी। और जिनसे क्या आप बताओगे बेटा? जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब आप कहोगे मैम 1 ग्राम ग्लूकोज में कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम फ्रक्टोज में कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम गैलेक्टोज में कितनी एनर्जी है? बेटा ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया तो उसे कितनी एनर्जी? 4 से लेकर 4.5 के बीच में एनर्जी होती है। तो यही एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि 2 ग्राम में कितनी होगी कार्बोहाइड्रेट में। तो भाई आपको गुणा करना तो आता होगा ना, गुणा करना तो आपको आता होगा, है ना, ठीक है। मैम बुक जल्दी लॉन्च कर दीजिए, बस किताब आपको मैं लॉन्च की डेट मैं कल बता दूंगी, आपको किताब आ गई है, बस आपको लॉन्चिंग डेट मैं आपको कल बता देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपके हो गए मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और तीनों की प्रेजेंस अलग अलग है। कोई दूध में होगा, कोई गन्ने में होगा, कोई फ्रूट में ज्यादा होगा, लेकिन ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तीनों से एनर्जी ऑलमोस्ट